Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ प्लेन का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को किस प्रकार से ऐड किया जाता है। ठीक है, जो हम नॉर्मल तरीके से स्केलर को ऐड करते हैं उस तरीके से हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो आज बेसिकली हम दो लॉज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये जो तीसरा लॉ है वेक्टर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो लॉज स्टडी करेंगे, जिसके हम बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अपने पास एक स्केलर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 और दूसरा स्केलर है जिसका मैग्नीट्यूड है फॉर एग्जांपल 2। तो अगर हम इन दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना चाहे तो हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो इसकी अगर हम एडिशन करें तो a प्लस बी आ जाएगा अपना टोटल 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो इन दो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? 5 मिला। बट अगर देखिए ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, ठीक है, तो वेक्टर a और वेक्टर b को अगर हम ऐड करें तो 3 प्लस 2 5 नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो जब वेक्टर ऐड होते हैं तब उनकी डायरेक्शन ऐड हो सकती है या फिर सब्सट्रैक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो हम वेक्टर को नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इन्हें ऐड करना चाहे तो इनका आंसर 3 प्लस 2 5 से लेकर ये जो 5 है उसके रेंज तक आएगा। मतलब अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो ये जो एडिशन है ये एंगल पे डिपेंड करती है। आपको थोड़ी देर के बाद जरा चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, शुरुआत में आपको अगर थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो डोंट वरी, आप जैसे लेक्चर कंटिन्यू करोगे आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हम ऐड करते हैं तो 3 प्लस 2 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब वेक्टर की हम एडिशन करते हैं तब उसके मैग्नीट्यूड की भी एडिशन होती है और उसके डायरेक्शन को भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो हम नॉर्मल तरीके से वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली वेक्टर एडिशन के 3 लॉज है। पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा लॉ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें अभी पढ़ना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए इसका स्टेटमेंट लिखता हूं पहले। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड हेड टू टेल, then the resultant of these two vectors is represented by the third side of the triangle. In opposite manner or in opposite order। ये कहता है हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है? When two vectors are joined head to tail,
then the resultant of these two vectors is represented by the third side of the triangle in opposite order. पहले मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली समझाता हूँ, बाद में आपको इस डेफिनेशन का ऑटोमेटिक मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है इस प्रकार से, और ये वेक्टर बी है इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे जॉइन है। वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, मतलब क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को हेड टू टेल जॉइन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या कहता है कि जब दो वेक्टर हेड टू टेल जॉइन होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट रहेगा, मतलब अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा बट इन ऑपोजिट मैनर। तो ये जो C है, ये अपने दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, और दो वेक्टर अगर कुछ इस प्रकार से जॉइन है जैसे हेड टू टेल जॉइन है, तो ये जो अपना रिजल्टेंट है वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा बट इन ऑपोजिट मैनर। मतलब ये हेड टू टेल था, अब ये हेड टू हेड रहेगा। तो ये कहता है हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइन, जब दो वेक्टर्स आर जॉइन हेड टू टेल, पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर का टेल, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो ये जो सी है, ये जो इन दोनों के एडिशन का आंसर है वो इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा बट इन ऑपोजिट मैनर, मतलब ये जो थर्ड साइड है वो हेड टू हेड ज्वाइन करेगी। इसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये जो रिजल्टेंट है और वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं अल्फा। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थ्योरेटिकल मीनिंग और डायग्रामेटिकल मीनिंग समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। मोस्टली इसे हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सीधा इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए आपको अगर दो वेक्टर दिए हैं और उनको अगर वो दोनों वेक्टर हेड टू टेल जॉइन है और इनका जो वेक्टर सी है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वेक्टर फाइंड करना है तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वो बनता है R इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब देखिए अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर अगर ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहे हैं तो हमें उनका अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब हमें सिर्फ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, एक का मैग्नीट्यूड ए है दूसरे का मैग्नीट्यूड बी है, और दो वेक्टर में अगर कोई भी एंगल थीटा हो तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। मतलब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 दिया गया हो, इसका 4 दिया गया हो और एंगल अगर हमें 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय cos 30 करेंगे और उसको सॉल्व करके हमें रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन आपको आते हैं, आज हमें एडवांस क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन आज हम नहीं देखेंगे, आज हम सीधे एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप आपको ट्रायंगल लॉ में या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये यूज करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। और मोस्टली जो ये ट्रायंगल लॉ है वो राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम दो वेक्टर को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। उस आंसर को हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल वेक्टर सी, हम R भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेक्टर सी है ये इन दोनों की एडिशन का आंसर है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो वेक्टर सी है ये कभी भी वेक्टर ए से छोटा नहीं हो सकता। सॉरी, ये जो वेक्टर सी है
ये अपना वेक्टर ए से छोटा भी हो सकता है। ये जो वेक्टर सी है ये अपना वेक्टर बी से छोटा भी हो सकता है। मतलब क्या, इट इज पॉसिबल टू हैव द रिजल्टेंट वेक्टर इज लेस देन ऑफ वेक्टर ए एज वेल एज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज ऑल्सो लेस देन वेक्टर बी। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि देखिए 3 + 2 5 ये स्केलर में होते हैं, बट इन वेक्टर 3 + 2 कभी कभी 1 भी हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज हो गई तो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो ये जो 1 है ये 1 रिजल्टेंट है और ये 1 3 से भी छोटा है और ये 1 2 से भी छोटा है। तो एक बात आपको समझ में ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सी है ये अपने वेक्टर ए से छोटा भी हो सकता है और ये सेम वेक्टर सी अपने वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से छोटा भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपना वेक्टर सी वेक्टर ए से भी बड़ा हो और वेक्टर सी अपने वेक्टर बी से भी बड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको अभी ये थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ चुकी होगी। आई होप तो आपको अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ चुका है। अगर आपको कुछ इस प्रकार के कनेक्शन दिए गए हो तो आप बता सकते हो कि ये जो वेक्टर सी है ये क्या है, अपना रिजल्टेंट है। अगर आपने इसको नोट डाउन कर, मैं आपको यहाँ पे एक और दो या फिर 3 डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर पी है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर क्यू है। ठीक है, तो ये लाइन कैसी है अपनी, हेयर टू टेन, तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, इस प्रकार से। तो ये वेक्टर आर रहेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है। तो कुछ ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं, कुछ ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करते हैं। जो ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करते हैं आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि स्टेट विच ट्रायंगल फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जिस डायग्राम में आपको इस प्रकार के कनेक्शन दिख रहे हैं तो आप सीधा बता सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये डायग्राम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये रहता है अपना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। r = a² + b² + 2ab cos थीटा और वेक्टर a + वेक्टर b = वेक्टर c। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो और आप चाहो तो एक डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। ये अपना वेक्टर a था, ठीक है, ये अपना वेक्टर b था और ये इन दोनों का रिजल्टेंट था वेक्टर c और ये था अपना एंगल अल्फा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। चलिए, हो गया। अब मैं एक बार इसको पूरा का पूरा इरेज करता हूं और पहले आपके क्वेश्चन का बेस सेट करता हूं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको पहले आप समझिए। मान लीजिए आपको हम एडवांस क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहे। बेसिक क्वेश्चन आपको आते हैं, हम आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एडवांस क्वेश्चन लेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछा गया हो, व्हाट इज द एंगल between vector p and resultant of vector p plus q and vector p minus q। ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन आपको, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p प्लस q एंड वेक्टर p माइनस q। तो ये जो वेक्टर p है और ये जो p प्लस q और वेक्टर p माइनस q है, इनकी अगर हम एडिशन करें तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा तो उस रिजल्टेंट में और वेक्टर p में क्या एंगल है, तो r क्या आएगा अपना, r = वेक्टर p प्लस q प्लस वेक्टर p माइनस q। दैट इज r = क्या आएगा अपना, वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर p माइनस वेक्टर q। माइनस वेक्टर q माइनस वेक्टर प्लस वेक्टर q गेट्स कैंसल, तो r = आया अपना 2 वेक्टर p। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वेक्टर p और ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर 2p, इन दोनों के बीच में का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, अपना पहला था वेक्टर p, रिजल्टेंट भी आया अपना वेक्टर 2p। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है सिर्फ p और इसका मैग्नीट्यूड है 2 ऑफ वेक्टर p। मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये अपने पहले वेक्टर से डबल था।
इसका मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है बट दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को पैरेलल वेक्टर है और इस केस में जो अपना थीटा होता है वो होता है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये था पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p प्लस क्यू एंड वेक्टर p माइनस क्यू। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपको बेसिक आइडिया यूज करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, पर चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए हो गया। अभी हमें 2-3 क्वेश्चन देखने हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस को आपका कुछ क्वेश्चंस का बेस भी आपको सेट करके दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखिए अभी हमें क्या, अभी हमें फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया है, इफ द रिजल्टेंट of vector A and vector B is R1 and resultant, sorry यार, if the resultant of vector B and vector B is R1, मतलब वेक्टर A and वेक्टर B का रिजल्टेंट जो है वो R1 है। if we reverse the vector B, then the resultant is R2, then find R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज R1, दोनों दो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या है, R1। ठीक है, और इफ वी रिवर्स द वेक्टर बी, अगर हमने वेक्टर बी को रिवर्स करा, ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज R2, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो R1 के स्क्वायर और R2 के स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए अपना R1 क्या है, R1 है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो फॉर्मूला क्या है अपने रिजल्टेंट का, R1 इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये हो गया अपना R1। अभी R2 की कंडीशन क्या है, R2 की कंडीशन में हमें यह बताया गया है कि ये जो वेक्टर बी है वो रिवर्स हो गया है। और आप जानते हो कि जब कोई भी वेक्टर रिवर्स होता है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। मतलब अभी हमारा वेक्टर बी पॉजिटिव था, अभी हमारा वेक्टर बी निगेटिव है, तो ये जो R2 आएगा इसका रिजल्टेंट आएगा अपना वो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। आई होप आपको मैंने कैसे लिखा है आपको समझ में आ चुका होगा। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर है, माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए, तो ये प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा। ठीक है, अभी हमें R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल हो जाएगा, इसका भी अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमें इसकी एडिशन करनी है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये प्लस 2ab माइनस 2ab गेट्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो वाला बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी स्क्वायर। 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के वेक्टर बी को रिवर्स करेंगे तो R2 और R1 का जो स्क्वायर का एडिशन है वो आ जाएगा अपना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, चाहो तो आप लिख सकते हो। चलिए हो गया।
अभी हमें 2-3 क्वेश्चंस की टाइप देखनी है, उसके बाद हम कुछ मेन क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, वो कैसे बनते हैं आपको मैं बता दूं। मान लीजिए अपने पास दो फोर्स है, एक है 8 न्यूटन और दूसरा है फॉर एग्जांपल 6 न्यूटन। और अगर ये दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा। अभी आपको थीटा भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो जो बच्चे वो क्या करते हैं कि सर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यूज करने का कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे अभी आपको एडिशन एंगल भी नहीं दिया है, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, वेक्टर की जो एडिशन है वो किस पर डिपेंड है, एंगल पे। और अगर एंगल नहीं दिया तो उसकी एक रेंज होती है, या तो दो वेक्टर माइनस हो जाएगी और या तो दो वेक्टर प्लस हो जाएगी। तो उसकी जो रेंज है वो उसके निगेटिव से लेकर उसके पॉजिटिव के बीच में ही रहती है। और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो ऑप्शन इनकी रेंज में, फॉर एग्जांपल अगर हमको पता बताया हो गया, मुझे मतलब अगर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हो कि F1 8 न्यूटन का है और F2 6 न्यूटन का है, तो ये दो फोर्स अगर एक ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूसली लगते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम पहले एक और आपको फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए गए हो, एक है अपने पास 15, एक है अपने पास 19, दूसरा है अपने पास फॉर एग्जांपल 9, ठीक है, और डी है अपने पास फॉर एग्जांपल 1। तो आप क्या करोगे इस केस में, पहले आप इनका माइनस करोगे, तो 8 माइनस 6 क्या आता है 2, ठीक है। और 8 उसके बाद आप उसका प्लस करोगे, तो 8 प्लस 6 क्या आता है, वो आता है 14। तो इन दो फोर्सेस की जो रेंज है वो 2 से लेकर 14 तक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 से लेकर 14 न्यूटन के बीच में कौन सा ऑप्शन है। तो ये तो 15 है, ये नहीं हो सकता। 19 है, 14 से बड़ा है। ये 1 है, 2 से छोटा है। जो 9 है वो 2 और 14 के बीच में है। मतलब अगर ये दो फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूसली या फिर साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अपने ऑप्शन के हिसाब से 9 न्यूटन, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आपको बताया गया हो कि जो वेक्टर ए है, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वेक्टर ए जो है वो वेक्टर सी को परपेंडिकुलर है, या फिर वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में का एंगल फाइंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है। फॉर एग्जांपल आपको ये ऑप्शन भी दिए गए हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू π/2, ऑप्शन बी इज इक्वल टू 3π/2। वो सॉरी, वो ऑप्शन ए था, मैंने आपको वेक्टर ए बोल दिया। तो ऑप्शन सी इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल अपने पास एक 4π/3 या फिर 4π/2, और ऑप्शन डी आ जाएगा अपना फॉर एग्जांपल ये 2π आ जाएगा, ठीक है, 2π, और ये हो जाएगा अपना 3π, ठीक है। ये आपको ऑप्शन दिए गए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको डायग्राम ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि वेक्टर ए और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फॉर एग्जांपल ये अपना वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वेक्टर सी के बराबर है। तो वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है। तो मान लीजिए अपना वेक्टर ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और वो वेक्टर सी रिजल्टेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वेक्टर सी जो है वो रिजल्टेंट रहेगा। तो वेक्टर बी कैसा रहेगा, ये पहला हेड, तो ये रहेगा अपने वेक्टर बी का टेल, और ये रहेगा अपने वेक्टर बी का हेड। तो ये जो है अपना वेक्टर सी, ये वेक्टर सी रिजल्टेंट है, और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल है थीटा, वो हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर सी वेक्टर ए को जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या, ये एंगल क्या हो जाएगा अपना, ये एंगल हो जाएगा अपना 90, और वेक्टर सी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि वो आइसोसीलस ट्रायंगल है।
और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स सेम होती है उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब वेक्टर ये जो थीटा है और ये जो थीटा है ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हमें क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हमें कहता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल की प्लस जो है वो 180 डिग्री रहती है। मतलब ये 90 है तो ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आप सीधा सीधा नहीं कह सकते कि सर ये जो है वो 45 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि दो वेक्टर के बीच में या फिर दो से ज्यादा वेक्टर के बीच में अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो वो जो कनेक्शन है वो टेल टू टेल होनी चाहिए। और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन हेड टू टेल है। इसका मतलब हमें वेक्टर ए को जो है वो वेक्टर ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिक जो है वेक्टर ए का हेड अभी यहाँ पे था, अभी वेक्टर ए का हेड यहाँ पे। तो हमें ये वेक्टर बी की टेल और ये वेक्टर ए की टेल अभी ज्वाइन हो चुकी है और हमें ये एंगल फाइंड करना है। और आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल रहता है बच्चों 180, दैट इज 180 को हम कहते हैं पाई और इसको कहते हैं हम पाई बाय 90। ओके, ऑप्शन चेंज कर सकते क्या अपन, ठीक है देखेंगे ऑप्शन, डोंट वरी, मैंने वो ऐसे ही लिखे थे, अब डोंट वरी। ठीक है, अब पाई को हम क्या कहते हैं 45/180 मतलब पाई बाय 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना पाई बाय 4, मैं यहाँ पे पाई बाय 4 करता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे 3π/2 लिखिए, यहाँ पे 3π/4 लिखते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब देखिए ये क्या है अपना पाई, ये क्या है अपना π/4, इसका बेस क्या है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आता है यहाँ, इसको क्या लिखेंगे अपन 4π, इसको क्या लिखेंगे अपन -π/4। तो 4π में से एक पाई गया मतलब 3π/4 बचा। तो इस वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल है वो क्या एंगल था 3π/4। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो जब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तब आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट आनी चाहिए। इसके लिए आपको ट्रायंगल का बेस भी आपका थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अगर ट्रायंगल आपको उतना अच्छी तरह से नहीं आता तो आप एनसीईआरटी की जो अपना 10th का बुक है उसमें कुछ जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी स्टडी कर सकते हो। उससे आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत इजी जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड p एंड q, अपने पास दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड है p और दूसरे का मैग्नीट्यूड है, फॉर एग्जांपल ये अपना वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड p है, दूसरा वेक्टर अपने पास b है, उसका मैग्नीट्यूड q है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, उनके बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, ये अपने उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 2p, इन दोनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट भी दिया है, उसका मैग्नीट्यूड भी दिया है, कितना है 2p। व्हेन द इंक्लिनेशन इज चेंज टू 180 माइनस थीटा, अगर इन दो वेक्टर में जो एंगल था अभी वो चेंज हो गया, अभी वो 180 नहीं है, 180 में से कुछ एंगल थीटा कम हो चुका है, मतलब अभी एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो उसके पहले मैग्नीट्यूड के हाफ रहेगा। तो फाइंड द रेशियो ऑफ p एंड q, तो आपको p एंड q का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए पहली बात, हमें रिजल्टेंट पता है, हमें a का मैग्नीट्यूड पता है, हमें b का मैग्नीट्यूड पता है और हमें एंगल भी पता है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू इन रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें तो हमें r क्या मिलेगा 2p, राइट, इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा अपना रूट में
ए का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2pq इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा को इस प्रकार से ठीक है, ये अपना कॉस थीटा है, ताकि आपको क्यू और थीटा में थोड़ा बहुत फर्क समझे। अभी देखिए हमें ये स्क्वायर रूट जो है, अभी हमें उसका रेशियो फाइंड करना है, तो हमें स्क्वायर रूट को मतलब हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से स्क्वेयरिंग करेंगे। तो इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4p, और इसका अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 4p, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी क्या कहता है हमें, अभी जो अपना एंगल है वो थीटा नहीं है, वो 180 माइनस थीटा है। तो जब एंगल इतना हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट रहेगा वो पहले रिजल्टेंट के हाफ हो जाएगा। मतलब ये अगर अपना R1 2p है तो R1 सिर्फ p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab थीटा। बट अभी थीटा क्या है, cos 180 माइनस थीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर cos 180 माइनस थीटा होता है तो वो माइनस cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे p क्या आ जाएगा अपना, p आ जाएगा अपना इन रूट p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2pq cos थीटा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। अभी इसका इसका भी हमने ये हटा दिया, तो अभी हमें इसका भी हटाना पड़ेगा। इसका भी हमने स्क्वायर रूट हटा दिया, अभी इसका भी स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, और ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा अपना पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमें क्या करना है, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें रेशियो फाइंड करना है। आप चाहो तो इस p को भी हटा सकते हो, कोई बात नहीं, बट आप इसेंशियल होगा कि आप इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो। जैसे कि अपना 2pq cos थीटा और ये माइनस 2pq cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 as follows। तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 के 2 के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी तो 4p स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, वो आ जाएगा 5p स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2q स्क्वायर। ठीक है, और माइ प्लस 2pq cos थीटा और माइनस 2pq cos थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2p स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, यहां आने के बाद निगेटिव, तो वो हो जाएगा 5p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो 5p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गए, कितने बचे अपने पास, आपको यहां तक दिख रहा है या नहीं, एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 5p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गए, कितने बचे अपने पास, 3p स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 2q स्क्वायर है यहाँ पे वो एज इट इज रह जाएगी। तो हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है p एंड q का रेशियो फाइंड करना है। तो ये जो q है वो मल्टीप्लाई जो है यहां आने के बाद डिवाइड को हो जाएगा, ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई को है वहां जाने के बाद डिवाइड को हो जाएगी। तो वो आ जाएगा अपना p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है, बट हमें पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर नहीं पूछा, हमें पी अपॉन क्यू पूछा है। तो हमें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आता है पी, क्यू स्क्वायर का आता है क्यू, तो ये आ जाएगा अपना √2/3। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो है अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे तभी आपके ये जो ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम है, तभी आपकी ये लॉ जो है परफेक्टली आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो।
चलिए अभी एक और क्वेश्चन है अपने पास, उसके बाद हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए अपने पास वेक्टर गिवन दैट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड दैट वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब क्या है, ये जो अपने दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वेक्टर सी। ठीक है, एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, जो वेक्टर सी है वो वेक्टर ए को परपेंडिकुलर है। फर्दर इफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, मतलब क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अपना ये वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, तो ये जो वेक्टर सी है इसे परपेंडिकुलर है और वो रिजल्टेंट है, वो क्या है, रिजल्टेंट है और वो उसे परपेंडिकुलर है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जिसमें वेक्टर बी की टेल वेक्टर ए पे रहेगी और वेक्टर बी का जो हेड है वो वेक्टर सी पे रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है, वही क्वेश्चन है। ये 90 डिग्री का है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब क्या, इस साइड का मैग्नीट्यूड और इस साइड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल सेम है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें क्या कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल की प्लस कितनी होती है, 180, जिसमें से ये एंगल 90 का है और ये बचे हुए सेम है, मतलब ये बचे हुए 90 के रहेगी, उनकी एडिशन 90 की रहेगी। तो एक रहेगा 45 डिग्री, एक रहेगा 45 डिग्री। तो ये जो एंगल है अपना कितना है, 45 डिग्री। बट ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की ज्वाइनिंग हेड टू टेल है, तो हम हेड टू टेल ज्वाइनिंग को कभी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उसका एंगल हमें नहीं, उसके एंगल के रूल कुछ अलग है। तो उसकी जो ये है, क्या बोलते हैं हम उसे, कनेक्शन है, वो टेल टू टेल होने चाहिए। इसका मतलब क्या, हम वेक्टर ए को थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेंगे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन कवर करा है इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाया हमने। ठीक है, तो वेक्टर ए अपना यहाँ पे रहेगा, ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल 180 का रहता है, जिसमें से 45 डिग्री इंटरनल एंगल है, हमें इस एंगल की जरूरत है। तो 180 में से क्या क्या जाएगा अपना, 45 जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन रेडियन में मतलब पाई में है, तो 180 मतलब क्या, पाई है। ठीक है, माइनस 45 मतलब क्या, पाई बाय 4। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, दैट इज 3 पाई अपॉन 4। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी बराबर है 3 पाई अपॉन 4 रेडियन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हमने एडवांस कंसेप्ट भी पढ़े हैं और एडवांस क्वेश्चन भी पढ़े हैं। बेसिक क्वेश्चन तो यार किसी को भी आते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो तो किसी को भी आता है। अल्फा भी आप फाइंड कर सकते हो, उसके भी फॉर्मूले हैं। अभी आपको जो फोकस करना है, अभी आपको एडवांस कंसेप्ट पर फोकस करना है कि जो अपना पेपर है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आप बेसिक क्वेश्चन करते हो, आपको आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छी बात है। बट जब आप कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करते हो तो उसमें जो है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हेल्प नहीं करेंगी, हेल्प करेंगी ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि हेल्प नहीं करेंगी, बट अगर आप पहले से ही एडवांस स्टडी करेंगे ना तो आपको बेसिक भी समझ में आएगा और एडवांस भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडवांस को समझो और इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ये अपनी लास्ट लिमिट है। इसके बाहर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ भी पूछा नहीं जाता, और अगर पूछा भी जाता है तो आप उसे 101% सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपको ट्रायंगल की कंसेप्ट भी आती है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था उस दिन, ऐसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बच्चे ने पूछा कि सर कुछ ऑप्शंस थे, तो उसमें था कि 3 फोर्सेस है, एक का मैग्नीट्यूड है 2, एक का मैग्नीट्यूड है, सॉरी कुछ 3 फोर्सेस है, उनका मैग्नीट्यूड हमें नहीं दिया गया था, ऑप्शन दिए गए थे और कहा गया था कि कौन से ये जो 3 फोर्सेस है अगर साइमल्टेनियसली किसी चीज पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बरोबर है, तो ऑप्शन उसकी सीधी कंसेप्ट थी, जो ट्रायंगल ये जो मेजरमेंट अगर ट्रायंगल को फॉर्म कर रहे हैं तो वो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। मतलब क्या, अगर कोई 3 वैल्यूज ट्रायंगल को फॉलो कर रही है
तो वैसे जो तीन फोर्सेस है उन फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो जीरो रहता है। मतलब वो कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि अपने पास कुछ ऑप्शन थे, आई थिंक ऑप्शन थे अपने पास 2, 8, 10 पहला ऑप्शन था, दूसरा था 29, ये था 14, ये था 12, तीसरा था 35, ये था 12 और ये था अपना 10, और फोर्थ था 40, 20 और 15। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था 2, 8, 10। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि अपने पास तीन फोर्स है और वो तीन फोर्स अगर किसी एक चीज पे साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। वो कौन सा, वो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? तो जो ऑप्शन ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं वो उसका आंसर था। तो ये जो 2, 8, 10 है, तो ये जो ट्रायंगल की जो बड़ी साइड होती है ये हमेशा जो है वो रिमेनिंग दो साइड के बराबर होती है या फिर छोटी होती है। मतलब ये जो अपनी दो साइड से अगर उनको हम ऐड करें तो बड़े साइड से उनका एडिशन बड़ा आना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए। तो ये 14 प्लस 12 तो 20 होता था, तो ये छोटा आ गया। ये 12 प्लस 7 22 होता था, ये भी छोटा आ गया। 20 प्लस 15 35, ये भी छोटा होता था। ये जो 2, 8 था ये 10 के बराबर था। तो रूल क्या कहता है कि उनकी जो साइड छोटी है उनकी अगर प्लस बड़े साइड के बराबर आती है या फिर ग्रेटर देन आती है तो ही वो ट्रायंगल फॉलो करता है, तो ही वो ट्रायंगल हो सकता है। तो ये ट्रायंगल हो सकता था। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ये बराबर था। तो ऐसे भी कुछ कंसेप्ट बनती है। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल की जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया और कहा गया कि आप कोई भी कंसेप्ट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता जब तक आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तब तक। और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए आपके कुछ बेसिक रूल आपको आने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो आप देख लीजिए उन रूल्स को, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आपको 101% वो क्वेश्चन जमेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ इजी है, इसका सिर्फ हमें एक क्वेश्चन देखना है जो इजी है। ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रायंगल लॉ और वेक्टर लॉ के सेम है, भी फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या कहता है, व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल, then the resultant is represented by the diagonal of a parallelogram। ठीक है, पहले आप डायग्राम को समझो, उसके बाद डेफिनेशन को देखो। ठीक है, मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी ट्रायंगल लॉ क्या कहता था, अगर जब दो वेक्टर हेड टू टेल ज्वाइन है तब हम ट्रायंगल लॉ उसको यूज कर सकते थे। अभी इस केस में क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो टेल टू टेल ज्वाइन है, तो इस केस में अपना ट्रायंगल लॉ नहीं लगेगा। इस केस में अपना लगेगा बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो करना क्या है, आपको इस साइड को यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, इस साइड को यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो डायगोनल है ये डायगोनल रहेगा अपना रिजल्टेंट। ये जो जब हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसके सहारे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटा क्या, अगर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो उनका रिजल्टेंट बीच में से जाए। ये वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है तो रिजल्टेंट बीच में से जाएगा। इसे हम कहते हैं पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तीन एंगल बनते हैं। पहला बनता है दो वेक्टर बीच में का एंगल जिसे हम थीटा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वेक्टर, या मैं आप ये वेक्टर यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में थोड़ा सा, आपको जो जब आप किताब पढ़ोगे तो आपको वेक्टर ए यहाँ पे दिखेगा, वेक्टर बी यहाँ पे दिखेगा, तो आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपका कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं वेक्टर ए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर बी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो वेक्टर ए है और ये रिजल्टेंट है, इनके बीच में भी एक एंगल बनता है, उसे हम कहते हैं अल्फा, ठीक है। और ये जो वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर आर है, उनके बीच में भी एक एंगल बनता है जिसे हम कहते हैं बीटा। मतलब जब दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन होते हैं कुछ इस प्रकार से, तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा। इसे हम कहते हैं पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उस केस में तीन एंगल बनते हैं। पहला बनता है थीटा, मतलब दो वेक्टर बीच में का एंगल। दूसरा बनता है अल्फा, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच में का एंगल। और दूसरा बनता है बीटा, मतलब क्या, वेक्टर बी और वेक्टर आर के बीच में एंगल। जो हॉरिजॉन्टल है और जो रिजल्टेंट है उसका एंगल रहता है अल्फा, जो वर्टिकल है और जो रिजल्टेंट है उनके बीच का जो एंगल रहता है उसे कहते हैं हम बीटा। तो अभी लॉ क्या कहता है, when two vectors are joined tail to tail, then the resultant is represented by the diagonal of a parallelogram, and this law is said to be पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आई होप आपको पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी समझ में आ चुका होगा। बहुत इजी है, कोई इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों की टेल ज्वाइन है फॉर एग्जांपल, तो रिजल्टेंट जाएगा बीच में से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो रिजल्टेंट हमारा ट्रायंगल लॉ में था वही रिजल्टेंट अपना पैरालेलोग्राम लॉ में है। r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इसके कुछ केस बनते हैं। मान लीजिए अपनी केस फर्स्ट है, मान लीजिए अपनी केस में थीटा है फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल ही नहीं है, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा अपना r इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये एक फॉर्मूला है, वो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना इन रूट a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अपना a प्लस बी। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया, जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तब आपको सीधे सीधे उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। दूसरी केस देखिए, केस 2 हमें क्या कहता है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर के बीच में, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है। जब दो वेक्टर का एंगल 0 होता है तब उनकी एडिशन हम उनकी एडिशन मैक्सिमम आता है, तो उनकी जो एडिशन है उसका आंसर मैक्सिमम आता है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा अपना r इज इक्वल टू इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 2ab cos थीटा है वो हो जाएगा 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, मतलब ये 0 मल्टीप्लाई बाई ab, ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 वो भी 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 2ab cos थीटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब जब दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं टेल टू टेल, तो उस केस में सिर्फ आपको ये पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, आपको सीधे सीधे उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब केस 3 देखिए, अब मान लीजिए अपने पास जो एंगल है वो एंगल है फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए थीटा 180 मतलब क्या, cos की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा -2ab। तो अपना r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा इन रूट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab। ठीक है, और ये a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, सॉरी a माइनस बी के ब्रैकेट के स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू इन रूट a माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा अपना a माइनस बी, और ये मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अगर दो वेक्टर के बीच में का एंगल अगर 0 है तब दो वेक्टर की एडिशन मैक्सिमम हो जाएगी। जब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 है तब आपको सिर्फ और सिर्फ इन रूट a स्क्वायर करना है और b स्क्वायर करना है, और जब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 हो तब सीधे सीधे आपको दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उनका माइनस करना है। तो ये थे कुछ अपने पैरेललोग्राम लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी देखिए, अगर आपको अल्फा पूछा गया हो तो अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको ये बीटा पूछा गया तो tan बीटा होता है ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको अल्फा पूछा गया तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला ये था tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, मतलब बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जो वर्टिकल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मतलब दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन, अपॉन वेक्टर ए मतलब क्या, जो अपना हॉरिजॉन्टल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, प्लस बी मतलब क्या, जो अपना वेक्टर परपेंडिकुलर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप किसी भी प्रकार से अल्फा फाइंड कर सकते हैं, और इस फॉर्मूला का यूज करके आप बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी अभी समझ में आ चुका होगा, और आपको ये भी अभी समझ में आ चुका होगा मैं इसको क्विकली आपको क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये आपको बताता हूं। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। चलिए, हो गया। अब देखिए, मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। ये हो गया अपना वेक्टर ए, ये हो गया अपना वेक्टर बी। ठीक है, और ये पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये हो गया अपना थीटा। मान लीजिए अपने पास थीटा है 60 डिग्री। ओके, और अपने को √3 की वैल्यू भी पता है, वो है 1.73। ठीक है, और मान लीजिए अपने पास ये आप जानते हैं ये होता है अल्फा एंगल, ये होता है बीटा एंगल, ये होता है थीटा एंगल। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 5, बी का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 6। ठीक, बी का मैग्नीट्यूड है 6, ये अपना है 5 यूनिट, ये अपना है 6 यूनिट। और एक बात ध्यान में रखिएगा, वही वेक्टर ऐड होते हैं जो सेम क्वांटिटी के हैं, मतलब लेंथ लेंथ में ऐड होगी, फोर्स फोर्स में ऐड होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में ऐड होगा, सॉरी लेंथ तो अपनी ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में ऐड होगी, वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड होगी। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब क्या, जो सेम वेक्टर क्वांटिटीज है उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ अलग रूल्स है। ठीक है, तो अभी देखिए, ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 60 डिग्री। मान लीजिए आपको पूछा होगा कि फाइंड द अल्फा और फाइंड द एंगल बिटवीन R एंड A। R अपना रिजल्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या कहता है, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा कितना है, 60, मतलब ये हो जाएगा साइन 60 अपॉन ए कितना है अपना, ए है अपना, सॉरी बी कितना है 6, सॉरी बी 6 है, ए कितना है अपना 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना है 60, कॉस 60। ठीक है, अभी देखिए 6 हो गया, साइन 60 का वैल्यू क्या आता है, √3 अपॉन 2, तो हम इसे लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन में 2, अपॉन में देखिए 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय
cos 60 की वैल्यू होती है अपनी 1/2। तो ये हो जाएगा 2 6 3 जा 6, तो ये आता है अपना 3 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन 5 प्लस 2 3 जा 6, तो ये आता है अपना 3, तो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 8, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन 8, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3√3 अपॉन 8 एंड दिस इज द अल्फा। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। चलिए, अब कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, आप r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर अल्फा फाइंड करना है या फिर बीटा फाइंड करना है तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और कंसेप्ट मैंने आपकी पूरी की पूरी कवर की है। मैंने सिर्फ आपको एक कंसेप्ट पैरेललोग्राम लॉ की नहीं बताई है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसको भी मैं इरेज करता हूं। अभी देखिए, मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर है और इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो रिजल्टेंट है, फॉर एग्जांपल इनका रिजल्टेंट है वेक्टर सी, तो इन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वो भी सेम है, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम तो है ही है। मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 यूनिट है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 3 यूनिट है। अब अगर ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है और इनका रिजल्टेंट आ गया, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी फॉर एग्जांपल 3 यूनिट है, तो इस केस में पैरेललोग्राम लॉ हमें कहता है कि वो जो एंगल है दो वेक्टर के बीच का वो हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, वो हो जाएगा 120 डिग्री। और इस केस में अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री और बीटा हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब अगर अपने पास दो वेक्टर है, ये है अपना वेक्टर ए, ये है वेक्टर अपना बी, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो रिजल्टेंट है वो भी उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तीनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इस केस में इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल जो रहता है वो रहता है 120 डिग्री और ये जो अल्फा रहता है वो रहता है 60 डिग्री और ये जो बीटा रहता है वो भी रहता है 60 डिग्री। तो ये कुछ पॉइंट्स थी पैरेललोग्राम लॉ के। तो इसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इफ टू वेक्टर्स having magnitude capital F having same magnitude, ठीक है, capital F and the resultant of these two vectors have also F magnitude, then what is the angle between two vectors। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा आपको, दो वेक्टर दे दिए गए हैं, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, वो क्या है F, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी F है, तो उन दो वेक्टर के बीच में का एंगल क्या रहेगा। तो आप कंसेप्ट जानते हो, आप सीधा कहोगे कि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल